हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप लोग में से कुछ बच्चों से बात हो रही है, पीछे चल रहे हैं सिलेबस में, पीछे चल रहे हैं, अभी पीछे चल रहे हैं, अभी पीछे चलने का टाइम नहीं है, पीछे चलने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी सिलेबस पीछे चल रहा है और आप लोग में से कुछ लोग पीछे के वीडियो में। अब ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो डेट है 16 जुलाई 2020, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 15। टॉपिक से दिख रहा है 6 मार्क्स का टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के एग्जाम। पैटर्न चेंज होता नहीं होता, 30% कोरोना की वजह से कटा नहीं कटता, पिछले साल से बोर्ड्स का पैटर्न चेंज हुआ नहीं होता, महाभारत का टाइम हो चाहे रामायण का टाइम हो, यही क्वेश्चन यही टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में 6 मार्क्स में आना था। ये क्लास 12 का मैथ्स का 2.5 महीने क्लास करने के बाद आपका पहला टॉपिक है जो कि 6 मार्क्स आपको फेच करेगा बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। अब कुछ अच्छे बच्चे जो कि आउट एंड आउट जेईई के लिए लगे हुए, एनडीए के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि ऐसा ही टॉपिक से कुछ क्वेश्चन जेईई में भी आया है। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए होगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे तो वो टॉपिक आपके मेंस का, एडवांस का और एनडीए का बन जाएगा। आज सीखने पे ध्यान लगाएंगे, आज सीखने पे टाइम लगाएंगे, महाभारत हो या फिर रामायण, यही चीज यही क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का 6 मार्क्स बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। बहुत पुराना, रामायण महाभारत से भी पुराने टाइम पर भी अगर आप चले तो भी दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 6 मार्क्स इन बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब बोलो उस समय बोर्ड का एग्जाम होता था कि नहीं यार? होता था। वो क्या बोलते हैं उसमें, गुरुकुल में बैठा करके बोर्ड्स का एग्जाम होता था, तो यही आता था। ठीक है, 6 मार्क्स टॉपिक है बोर्ड के लिए। टॉपिक है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमने जी पढ़ा था, ये हमने जी पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ा था, ये क्लास 10th में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका क्लास 10th में आपने सॉल्व किया था और इसमें वो टॉपिक था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 0 सॉल्यूशंस। तो वो क्लास 10th वाला था, उसको आप लोग रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल इसलिए मैं बोर्ड पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लिखा था, अभी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 के साथ साथ 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। तो आप अपने 10th के बुक से, 10th के सिलेबस से एक बार सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को चेक कर लें। हम लोग अभी मैट्रिक्स मेथड से देखेंगे। तो रिकॉल में सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेंगे। कंसिस्टेंट किसको कहते थे? कंसिस्टेंट लिखा है, पहले लिख लो। A given system of equations is said to be consistent कब कहते थे? जब उस लीनियर इक्वेशन का, चाहे वो 2 वेरिएबल का हो चाहे 3 वेरिएबल का, कुछ आंसर आना चाहिए, कुछ आंसर आना चाहिए, कुछ आंसर आना चाहिए, तो उसी को कंसिस्टेंट कहते थे। इफ इट हैज 1 और मोर सॉल्यूशन, इसमें 2 था क्लास 10 में, 1 सॉल्यूशन मतलब यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ढेर सारा आंसर। बट एक आंसर हो चाहे ढेर सारा आंसर हो, उन सबको हम लोग मानते थे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको कहते थे? अगर उस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का आंसर ही नहीं, ग्राफ के हिसाब से याद होगा पैरेलल ग्राफ बन जाता है, एक ग्राफ से पैरेलल दूसरा ग्राफ, तो उसका कोई आंसर नहीं होता। A given system of equations is said to be inconsistent if it has no solution। तो 1 और मोर सॉल्यूशन में यूनिक वाला भी हो जाएगा और इनफाइनाइट वाला भी, और इनकंसिस्टेंट में कोई भी आंसर नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट में कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ी सी कंसीडरेशन देख लेते हैं एक बार कि आखिर बोर्ड्स में क्या आएगा। तो मान लो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, कंसीडर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, a1x + b1y + c1z = d1। आएगा ही जी 6 नंबर में, आएगा ही जी, रामायण हो चाहे महाभारत, कोरोना का इफेक्ट हो चाहे स्पेनिश फ्लू का, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में यही आएगा। a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन कंसीडर किया। लेकिन आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे, आप पढ़ रहे मैट्रिक्स, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लो। तो a1 b1 c1 a2 b2
मान लें XYZ को X मैट्रिक्स मान लें, D1 D2 D3 D1 D2 D3 को B मैट्रिक्स मान लें। तब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं सदियों पहले। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों को, तो ये A1X + B1Y + C1Z बराबर D1 ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। A2X + B2Y + C2Z बराबर D2, A3X + B3Y + C3Z बराबर D3। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो A × X बराबर B मैट्रिक्स हो सकता है, A × X बराबर B मैट्रिक्स हो सकता है जी। अब अगर दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो A इनवर्स ऑफ AX बराबर A इनवर्स ऑफ B, A इनवर्स ऑफ A इनवर्स ऑफ A को A के ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन याद किए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को X से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को X मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को X मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो X मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। तो यहाँ से X बराबर A इनवर्स B आ जाएगा और X पर हमारा XYZ था, दो मैट्रिक्स आ जाएगा। दाहिने तरफ A इनवर्स इनटू B करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, बाएं तरफ X में XYZ लिखेंगे, कंपेयर करेंगे और XYZ तीनों वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। X बराबर A इनवर्स B, इससे ही हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और A इनवर्स हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। A इनवर्स निकालने के लिए 1/A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A करना पड़ेगा। 2-4 लोग फालतू में क्लास करते हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बट बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है ये 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। क्यों समझ रहे हो? मैं बताता हूँ। सीधा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल नहीं आएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा। वर्ड प्रॉब्लम को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, उसके बाद इस फॉर्मूला पे चलेंगे। X बराबर A इनवर्स B, तो परसों के क्लास में देखे थे A इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए माइनर निकालते थे, फिर कोफैक्टर निकालते थे, फिर ट्रांसपोज करते थे और फिर A इनवर्स इनटू B 3/3 का ज्यादातर क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। सब मिलाकर के 6 मार्क्स का बात बनेगा। और पुराना लेक्चर है 9th क्लास दे रहा हूं, मैथ्स में प्रूफिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो मैंने प्रूफ करके बता दिया कि X बराबर A इनवर्स B। आपको प्रूफिंग से बोर्ड्स के क्वेश्चंस में, मेंस एडवांस के क्वेश्चन में प्रूफिंग से मतलब नहीं है। ये याद रखना है कि X बराबर A इनवर्स B आएगा। A इनवर्स याद करना है कि वो 1/A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A आएगा। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में XYZ का वैल्यू हम लोग इस मेथड से, इस मेथड से, इस मेथड से निकालेंगे। इस मेथड से हम लोग XYZ का वैल्यू जो है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो बोर्ड्स को तो इससे काम बन जाएगा, बट थोड़ा सा और भी इसमें टॉपिक हम लोग को देखना है, थोड़ा सा और टॉपिक देखना है, थोड़ा सा और टॉपिक देखना है, थोड़ा सा और टॉपिक देखना है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा साइड में थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, साइड में थोड़ी सी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे जरा सा। ठीक है, अब साइड वाले को देखो, नोट वाले को थोड़ा देखो, थोड़ा नोट वाले को देखो, थोड़ा नोट वाले को देखो जी। ठीक है, तो अब बात हो रही थी ऊपर जो लिखा था कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोगों को डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया A × X बराबर B। अब डिटरमिनेंट की तरफ ध्यान देंगे। A डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर लेस देन 0 आया, डिनोमिनेटर में लेस देन 0, तो इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, और वो भी कंसिस्टेंट में ही माना जाता है। अब ध्यान से देखना भैया, A डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 और ऊपर वाले का वैल्यू नॉट 0, एडजॉइंट ऑफ A × B का वैल्यू नॉट 0, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का नॉट 0, डिनोमिनेटर का 0, ऊपर वाले का नॉट 0, डिनोमिनेटर का 0, ऊपर वाले का नॉट 0, डिनोमिनेटर का 0, तो वो नॉट डिफाइंड हो गया। और नॉट डिफाइंड होने का मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं निकल पाएगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बॉस। ठीक है, अब देखो अगर A डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है और एडजॉइंट ऑफ A × B का वैल्यू भी 0 है, मतलब न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0, न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0, न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0, तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट ही मानते हैं, यूनिक वाले को भी कंसिस्टेंट ही मानते हैं।
तो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी हम लोग को सिखाया गया था कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बट मैट्रिक्स से भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का तरीका भी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला जेईई में एडवांस में एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और डायरेक्ट x बराबर a इनवर्स b से x y z का वैल्यू निकालना, ये आपसे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। बड़ा मुश्किल है, खासकर अभी ऑनलाइन में, मतलब मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि a इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट भी निकालना होगा, एडजॉइंट भी निकालना होगा, माइनर भी निकालना होगा, कोफैक्टर भी निकालना होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो करते हैं अभी, बट ये आप लोग समझ लेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से और मेंस एडवांस एनडीए में यहाँ से। तो क्वेश्चन करके आज स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बनाना है। अब देखो बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन 6 मार्क्स का बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा। यही में इससे थोड़ा सा अलग आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं। यही 6 मार्क्स का आएगा बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। ये 2012 का क्वेश्चन है। x + 2y - 3z बराबर -4, 2x + 3y + 2z बराबर 2, 3x - 3y - 4z बराबर 11। अभी आपको समझाएगा था कैसे एडजस्ट कर लेना है। कोफिशिएंट्स को ए मैट्रिक्स में लिख लो, 1 2 -3, 2 3 2 3 -3 -4। एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड को एडजस्ट कर लो, और बी मैट्रिक्स में -4 2 और 11 को एडजस्ट कर लो। और अब सॉल्व करना शुरू करो। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि a × x बराबर b आ रहा है। थोड़ी देर पहले बताया गया x बराबर a इनवर्स b आ जाएगा, ये पहले प्रूफ करवा दिया गया। a इनवर्स b के लिए, a इनवर्स निकालने के लिए अभी हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a पर अभी बातचीत करना होगा। पहले a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। a का डिटरमिनेंट इज 1 × -12 + 6 -2 × -8 -6 -3 × -6 -9 12 -6 + 28 + 45 45 73 67। ये नॉट इक्वल टू 0, जो कि बड़ा जरूरी है। अगर ए डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाता तो गेम ही खराब हो जाता। ठीक है, पहले तो हम लोग ए डिटरमिनेंट तक निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए याद होगा कि सबका माइनर निकाल करके कोफैक्टर निकालना पड़ता था। बहुत असुविधा है, बट करना पड़ेगा। अब आराम से माइनर निकालते हैं। M11 फर्स्ट रो पूरा ही लिख के करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, 3 2 -3 -4। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दिस इज लाइक -12 + 6, दिस इज -6। और M11, ये M11 इन दोनों को जोड़ करके अगर इवन आ जाए 1 + 1 2, तो जितना माइनर उतना ही कोफैक्टर। तो A11 भी -6 हो गया। 9 का निकालना 6 नंबर मिलेगा। जरा सा गलती हो तो पूरा गलती हो जाता है। M12 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो और डिटरमिनेंट निकालो। 2 2 3 -4 -8 -6 -8 -6, दिस इज -14। और M12 है, इन दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, लेकिन साइन चेंज करने के बाद तो A12 कम्स आउट टू बी 14। ठीक है, उसी तरह से M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा 2 3 3 -3, दिस इज -6 -9, दिस इज -15। इन दोनों को जोड़ करके 1 3 4 इवन आ रहा है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर भी है। ठीक है, उसी तरह से अगर M21 निकालना, देख लो व्यू आ रहा है कि नहीं। वैसे ये माइनर कोफैक्टर है, जॉइंट खुद से निकालना है। अब मैं कितना निकालूं ये सब थोड़ा खुद से ट्राई करो। M21 का मतलब क्या होगा? M21 का मतलब होता है
M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या? 2 -3 -3 -4 कितना हो गया फिर? -8 -9 -17 और इन दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, इन दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, इन दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, मतलब जितना माइनर उतना ही कोफैक्टर बट साइन चेंज के साथ। फिर M22 सेकेंड रो तो है बट सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया, बचा क्या? 1 -3 3 -4 -4 प्लस 9 5, इन दोनों को जोड़ करके इवन आ रहा है। A22 जितना माइनर है उतना ही कोफैक्टर है। फिर M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट, तो बचा क्या क्या? 1 2 3 -3, दिस इज -3 -6, दिस इज -9, इन दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, तो जो माइनर वही कोफैक्टर बट साइन चेंज के साथ। तो 823 इज 9, 823 इज 9। पूरा बोर्ड तो आराम से भर जाएगा, पूरा बोर्ड भर ही जाएगा। आगे उस तरफ करते हैं, पूरा बोर्ड जो है वो भर जाएगा। अभी 823 तक आ गए। अभी M31 निकालते हैं। M31 जरा सा भी एक जगह गलती हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। M31 -3 था ना, M31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए, बाकी का डिटरमिनेंट निकाले, तो 2 -3 3 2, सो दिस इज 4 + 9, दिस इज 13, और ये जोड़ करके इवन आ रहा है। इवन आने का मतलब है कि जो माइनर है वही कोफैक्टर है। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो है, सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, बचा 1 -3 2 2 1, नहीं सॉरी, यही तो हो जाता। थर्ड रो ये है और सेकेंड कॉलम, अच्छा ये थर्ड रो है, ये सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया, तो 1 -3 2 2 सही है। तो दिस इज 2 + 6, दिस इज 8 3 2, इन दोनों को जोड़ करके ऑड आ रहा है, मतलब जो माइनर वही कोफैक्टर लेकिन साइन चेंज करने के साथ। 832 इज -8। उसी तरह से M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, देन वी विल हैव 1 2 2 3, so this is 3 -4, M33 is -1, और इन दोनों को जोड़ करके इवन आ रहा है, मतलब जो माइनर वही कोफैक्टर। ठीक है, इसको C से डिनोट कर रहे हैं ना, C से कर लो, फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। कोफैक्टर था ना, माइनर कोफैक्टर, इसको C11, this is C12, this is C13, this is C21, this is C22, this is C23, this is C31, this is C32, this is C33। अब सारे कोफैक्टर को एडजस्ट करते थे किसी एक मैट्रिक्स में, है ना, सारे कोफैक्टर को किसी एक मैट्रिक्स में P नाम मान लेते, सारे कोफैक्टर को एडजस्ट करते थे। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, तो ये हो जाता -6 14 -15 17 5 9 13
-8 -1। और जो लोग एडजॉइंट याद होगा क्या करते थे, एडजॉइंट में क्या करते थे, एडजॉइंट में क्या करते थे भैया, एडजॉइंट में क्या करते थे, एडजॉइंट में क्या करते थे, सारे कोफैक्टर को जिस मैट्रिक्स में एडजस्ट किया उसका भी ट्रांसपोज करना लगा था। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो पी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। अभी तो हम लोग एडजॉइंट तक पहुंचे हैं, अभी तक तो हम लोग एडजॉइंट तक पहुंचे हैं। -6 17 13 14 5 -8 -15 9 और -1। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं। इसके आगे भी करेंगे मिटा करके, तो पहले नोट कर लो। नोट क्या करना, खुद से ही बनाना है ना। ये सब जो निकाला माइनर को फैक्टर, इसको मिटा देता हूँ, एडजॉइंट ये तक पहुंच जाता हूँ। ये सब तो निकाल दिए, इसका काम था, इन सबको मिटा देते हैं। एक डिटरमिनेंट तक आ गए। अब एडजॉइंट ए को यहीं पर लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। ठीक है, अब क्या करना है, पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। Therefore, A inverse is 1 by A का डिटरमिनेंट into adjoint of A था। So this is 1 by A determinant was 67 और इसको रहने देंगे -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, x बराबर A इनवर्स B है, तो अभी हम लोगों को x बराबर A इनवर्स B का जरूरत पड़ेगा। x के जगह पर x y z, A इनवर्स के जगह पर 1 by 67 और ये जो आया था -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 और इसको B मैट्रिक्स के साथ, B पर है -4 to 11, अभी मल्टीप्लाई करना है। Therefore x y z बराबर 1 by 67। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिया है तो -6 into -4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई +24 17 गुना 2 is 34, 13 into 11 is 143, 14 into -4 is -56, 5 गुनी 2 10 -88, -15 into -4 +7 +18 -11। Therefore x y z is equal to, इसको मिटा देते हैं, 1 by 67 और यहाँ पर कौन बच रहा है, 24 में 34 जोड़े 58 हुआ, 58 में 143 जोड़े दिस इज 201। ठीक है, -56 -46 दिस इज -134, 60 78 दिस इज 67 एंड दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 67 से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे x y z इज इक्वल टू 201 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, -134 को 67 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 67 को 67 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे तो x बराबर 3 y बराबर -2 और z बराबर 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो है इस तरीके से हम लोग 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में बनाएंगे। एज योर सीनियर प्लस एज योर टीचर मेरा काम है बताना
कि ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड्स में और जेई में जो पूछा जाएगा उसमें x का वैल्यू ऐसे ही मतलब इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में आने का चांस नहीं है। लेकिन अगर आ रहा हो तो पैनिक मत कर जाना कि गलत हो गया, गलत हो गया। हो सकता है x का वैल्यू 3/2 हो, y का वैल्यू -9/11 हो, z का वैल्यू 5/11 हो, होने के लिए हो सकता है, बट ज्यादातर चांस है कि बोर्ड्स में और जेई में जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में उसमें इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन में शायद नहीं आए। बाकी आप इस तरह से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको बनाना है। और ये वाला 2012 बोर्ड का 6 मार्क्स का है जरूर, बट अब जो आपका आएगा इसमें जैसे देखो इसमें इक्वेशन दिया हुआ था, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में उसमें लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा। इक्वेशन भी तुमको खुद से फ्रेम करना है, इक्वेशन फ्रेम हो जाए फिर ये स्टेप करना है, इनवर्स के लिए ए का डिटरमिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट के लिए देखें माइनर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, फिर x बराबर ए इनवर्स भी करना है, x बाय z का वैल्यू कंपेयर करना है, तब जाकर के 6 मार्क्स आपको बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो ऐसा अगर तुम बोलोगे तो मैं कुछ और क्वेश्चंस भी ऐसे बता सकता हूं, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग उन लोग समझ रहे होंगे इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। मेरे को केवल समझाना था कि x बराबर ए इनवर्स b होता है, ए इनवर्स कैसे निकालते हो वो पिछले क्लास में सिखाया गया है। और इस टेक्निक से, इस मेथड से आप लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का हो चाहे 2 वेरिएबल का हो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगले क्लास में हम लोग जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे पिछले 6-7 साल का। और ज्यादातर क्वेश्चंस में बच्चों पिछले अगले जो क्लास आएगा उसमें मैं बोर्ड्स के सारा क्वेश्चन पढ़ूंगा, बस इक्वेशन फ्रेम करके छोड़ देंगे, ये पूरा सॉल्व फिर से मैं नहीं करूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा करना। आज आप इस मेथड को प्रैक्टिस कर लें, एनसीईआरटी से मिला लें। अगले क्लास में बोर्ड्स में इसमें सदियों पुराना 50 करोड़ साल से यही टॉपिक आ रहा है, जितना क्वेश्चन होगा बोर्ड्स का वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बट इक्वेशन बना करके छोड़ देंगे, ये उसके बाद वाला मेथड आप लोग खुद से करेंगे। उसके अगले क्लास में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला मेंस एडवांस में क्वेश्चन एनडीए में कैसे आएगा वो आपको बता जाएगा। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से करना है। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। घर पर रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ। अभी बहुत ज्यादा केस बढ़ रहा है, घर पर आराम से सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। जो लोग फी का पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर, याद से अपना अपना पेमेंट आप लोग करते रहे, क्लास आराम से हमारा ऑनलाइन मोड पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक रहेगा। थैंक यू।